अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, इसको पढ़ने के लिए हम, जैसे मान लीजिए कोई इस प्रकार से कोई मीडियम है, ये दोनों मीडियम को क्या करता है, सेपरेट करता है। और इसमें क्या है, जैसे मैं इसको मान लेता हूं, ये ऊपर वाला है जो विरल माध्यम है। कैसा है, विरल, बोले तो रेरर मीडियम है। और इस मीडियम को मान लेता हूं ये है सघन माध्यम। कैसा माध्यम है, सघन माध्यम, बोले तो डेंसर मीडियम है। दो मीडियम की जरूरत होती है। अब मेरी बात सुनिएगा एक आप, मैं क्या करता हूं, इस प्रकार से यहां से कोई लाइट रे भेजता हूं, और यहां से मैं इस प्रकार से एक नॉर्मल बनाता हूं इस प्रकार से। आप मुझे एक बात बताओगे, ये लाइट रे जो है ये जानी ऐसे चाहिए थे क्या? अगर ऐसे आई तो ऐसे ही जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा ऐसे नॉर्मल की ओर क्या होता है, ऐसे बेंड हो जाती है। ठीक है, और यही इंसिडेंट जो है क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन होगी कि जब लाइट रे, जब कोई प्रकाश किरण कोई लाइट रे जब एक माध्यम से यानी कि किसी एक मीडियम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने पथ से, अपने जो रास्ता है, वो पाथ है, पथ से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन। कुछ नहीं है डेफिनेशन में, जो आपको ये डायग्राम बताया है वो समझना। क्या होता है कि ये है इंसिडेंट रे, ये आई, ये जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन अपनी क्या हुआ, थोड़ा सा पाथ है इसका, उससे क्या हो गई, हट गई, थोड़ी सी बेंड हो गई। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब दिक्कत ये आती है कि सर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या होता है। जैसे आपने मीडियम लिखाया था, एक तो कौन सा मीडियम है, सघन, और एक कौन सा मीडियम है, विरल मीडियम और सघन मीडियम, यानी कि रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम, दो चीजें। अब मेरी बात सुनना, एक मैं एक काम करता हूं, एक तरफ मैं लिखता हूं, देखो एक तरफ इस प्रकार से मैंने लिखा, और इसमें लिख दिया मैंने निर्वात। क्या लिख दिया इसमें, निर्वात, बोले तो इसमें लिख दिया मैंने वैक्यूम, वैक्यूम। और एक तरफ लिख दिया मैंने वायु, यानी कि लिख दिया ए। एक तरफ लिख दिया मैंने पानी, और एक तरफ लिख दिया मैंने कांच, और एक तरफ लिख दिया मैंने हीरा। इस प्रकार से मैंने कुछ चीजें लिख दी। आप मुझे एक बात बताओगे, अगर मैं वैक्यूम की बात करता हूं तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर बात करता हूं वायु में कितनी होती है, 2.96 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर पानी की बात करता हूं तो 2.25 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और अगर कांच की बात करता हूं तो 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और अगर डायमंड की बात करता हूं तो 125 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब मुझे एक बात बताओगे, मैंने क्या किया, मैंने इस प्रकार से कोई भी एक मीडियम लिया, सपोज करो ये गैस है, और इसी प्रकार से सेम मैंने लिया
ये एक आयरन का, लोहे का क्या है, टुकड़ा है, ठीक है क्या। आप मुझे बताओगे कि किसके कण जो होते हैं, किसके पार्टिकल्स पास पास में होंगे, गैस के या आयरन के होंगे, पास पास में होंगे। तब एक मुझे एक बात बताओ, एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ये एक फॉर्मूला होता है, कहने का मतलब होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये एक फॉर्मूला होता है। आप मुझे एक बात बताओगे कि अगर इस डेंसिटी को मैं डी से लिखता हूं तो आप देख रहे हो इसके मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, है ना। अगर मैं इसको डेंसिटी लिखता हूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम। अरे है क्या, है ना। एक बात बताओ, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा इसका मतलब उसका मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका मास ज्यादा है इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक यहाँ पे गैस है और एक यहाँ पे आयरन है, तो इसमें द्रव्यमान यानी कि मास किसका ज्यादा होगा, आयरन का। सर जब आयरन का मास ज्यादा होगा इसका मतलब इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, होगी। और इसी पार से जो हम लाइट चैप्टर पढ़ते हैं उसमें इसी डेंसिटी को बोला जाता है प्रकाशीय घनत्व। क्या बोलते हैं उसको, प्रकाशीय घनत्व, और जिसको जाना जाता है किस नाम से, ऑप्टिकल डेंसिटी के नाम से, ऑप्टिकल डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। अब मैं इसको शो करता हूं किससे, ओडी से, किससे, ओडी से। अब आप मुझे एक बात बताओगे, अगर मैंने ये इतने सारे मीडियम लिखे हैं, मैंने लिखा निर्वात, वायु, पानी, कांच और हीरा, इतने सारे मीडियम लिखे हैं। आप मुझे एक बात बताओगे, अगर मैं इस वैक्यूम की अगर इससे तुलना करता हूं, या छोड़ो इसको, एक इसकी और एक डायमंड की तुलना करता हूं, आप मुझे बताओगे कि डेंसिटी किसकी ज्यादा है, हीरे की ज्यादा होगी, होगी पक्का। अब एक बात बताओ, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, जब इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो आप देख पा रहे हो क्या कि स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट देखो सबसे कम है हीरे में, ये देखो, देख पा रहे हो क्या, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी आप खुद कह रहे हो सबसे ज्यादा है वो किसकी है, हीरे की है। तो इसमें देखो स्पीड ऑफ लाइट देखो सबसे कम है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम होगी उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, मिनिमम, क्या होगी, मिनिमम। इसी प्रकार से मैं अगर इन सब का कंपैरिजन करता हूं, अगर सबका कंपैरिजन करा तो आप मुझे बताओ, अगर मैं वैक्यूम और एयर इन दोनों को लेता हूं यानी कि निर्वात और वायु, तो आप मुझे बताओगे कि इसमें सघन माध्यम कौन सा है और विरल माध्यम कौन सा है, बोल तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम कौन सा है, इन दोनों में बताओ। निर्वात वैक्यूम क्या है, रेयर मीडियम, वायु क्या होगी, डेंसर मीडियम। इसको हटा दिया, इन दोनों का कंपैरिजन कराता हूं, आप मुझे बताओ अब रेयर कौन बन गया और डेंसर पानी। इसको हटा दिया, इन दोनों में बताओ, डेंसर मीडियम कांच और रेयर मीडियम वाटर। इसको हटा दिया, इन दोनों में बताओ कौन है, कांच या हीरा। कांच क्या है, रेयर मीडियम, और हीरा क्या है, डेंसर मीडियम। कहने का मतलब ये जो प्रकाश का अपवर्तन है यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जो पदार्थ का माध्यम यानी कि पदार्थ की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मीडियम पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है, कोई फिक्स नहीं होता है। समझ में आ गया क्या, पक्का। किस पे डिपेंड करता है, ये पदार्थ की प्रकृति पे यानी कि नेचर ऑफ मीडियम, कि मीडियम कैसा है उसमें प्रकाश की चाल उसी प्रकार से होगी, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल बताया। अब बात ये आती है कि सर जैसे ही ये हम पढ़ते हैं वैसे ही एक नया टर्म्स निकल के आता है जिसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोले तो अपवर्तनांक। क्या आता है, अपवर्तनांक। लेकिन उससे पहले क्या है, आपको दो कंसेप्ट बता रहा हूं उसके, वो समझना, वो क्या होता है वो समझ। देखो मान लीजिए मैं इस प्रकार से ये दो मीडियम बनाता हूं, फिर से एक ये है एक ये है, इसको मैं लिख देता हूं वापस से विरल माध्यम, विरल बोले तो रेरर मीडियम, और इसको लिख देता हूं सघन माध्यम, बोले तो डेंसर मीडियम। वापस से इसको लिख देता हूं ऊपर वाले मीडियम को
विरल बोले तो रेरर, और इसको लिख देता हूं सघन बोले तो डेंसर। और एक काम करता हूं, यहां से इस प्रकार से इसमें भी नॉर्मल बनाया और इस माध्यम में भी क्या बनाया मैंने, नॉर्मल। अब देखो यहां से मैंने लाइट रे भेजी इस प्रकार से, आप मुझे बताओ ये जानी ऐसे चाहिए थी, चली कैसे जाएगी, इस प्रकार से। आप देख पा रहे हो क्या, ये अविलंब की ओर यानी कि नॉर्मल की ओर बेंड हो गई है। किससे आ रही है लाइट रे, विरल से सघन में, यानी कि रेरर टू डेंसर मीडियम। और अगर मैं यहां से भेजता हूं इस प्रकार से, जानी कैसे चाहिए, ऐसे, और चली कैसे जाएगी, इस प्रकार से। आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, मान लीजिए पेंसिल है। आप मुझे बताओ कोई बाल्टी है, उसके अंदर पानी पड़ा है, उसके अंदर पानी है और बाहर आप बात कर रहे हो क्या है, वायु, एयर है। उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 2.96 इंटू 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, है ना, सॉरी 2.96। और अगर बात करता हूं किसके अंदर, पानी की, तो उसमें है 2.25 इंटू 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। जैसे ही मैंने ये मान लो क्या है, पानी है, ये वाला क्या है, पानी है, इस प्रकार से, और मैंने पेंसिल ऐसे डाली, ऐसे डाली। आप मुझे एक बात बताओ, वो पेंसिल जो है वो इस नॉर्मल की ओर जैसे ऐसे डालूंगा और इस प्रकार से डालूंगा तो पेंसिल हल्की सी मुड़ी हुई दिखाई देती है हमको, देती है क्या। इसका मतलब क्या है, वायु क्या है, रेरर मीडियम है, और डेंसर मीडियम क्या है, पानी है। तो आप देखोगे पेंसिल जो है वो ऐसे सीधी जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन होता क्या है, वो बेंड हुई दिखाई देती है। इसीलिए हमको लगता है कि पानी के अंदर कोई चीज मुड़ी हुई दिखाई देती है हमको। उसी के कारण पीछे क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है क्या, ठीक है। तो इन दोनों की डेफिनेशन क्या हो जाएगी वो सुनिएगा, कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश किरण यानी कि लाइट रे विरल से सघन बोले तो रेरर से, रेरर टू डेंसर मीडियम, मीडियम में जाती है, जाती है, तो वह अविलंब बोले तो नॉर्मल की तरफ तरफ झुक जाती है, बेंड्स हो जाती है। क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि कोई लाइट रे सघन से किस में जा रही है, विरल में, या विरल से किस में जा रही है, सघन से। तो बताओ पेंसिल किस तरफ झुक जाएगी, तो आप क्या बताओगे, नॉर्मल की तरफ, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि जब कोई लाइट रे, जब प्रकाश किरण, किरण कोई लाइट रे सघन से विरल में, विरल बोले तो डेंसर टू रेरर मीडियम, मीडियम में जाती है, तो वह अविलंब से नॉर्मल से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। ये दो कंडीशन है, एक याद रख लो, एक अपने आप याद रह जाएगी। क्या याद रखोगे, कि जब विरल से सघन में जाती है तो नॉर्मल की ओर तरफ क्या होती है, झुक जाती है, और जब सघन से किस में जाती है, विरल में, तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ये क्वेश्चन पक्का आता है इसमें से, ठीक है क्या, क्लियर है यहां तक। अब जैसे ही इससे आगे चलते हैं कि सर ये डिपेंडेंट किस पे रहता है, किस पे डिपेंड करता है, ये करता है टर्म्स पे जिसको बोला जाता है अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं उसको, अपवर्तनांक, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है इसको, अपवर्तनांक। आपने
नाइन्थ और 10th में एक बात पढ़ी होगी कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। पढ़ा है क्या? पढ़ा है ना? पढ़ा है। आपने और भी कांच का भी पढ़ा होगा कि 1.5 होता है। ऐसे कुछ टर्म हीरे का तो पूछा ही जाता है, पक्का है ये। अब मेरी बात सुनना, वो निकलता कैसे है वो बता रहा हूं आपको। सर ये अपवर्तनांक आया कैसे, क्या रीजन था इसके पीछे आने का? इसके पीछे रीजन ये था कि यह बताता है कि किसी माध्यम में, किसी मीडियम में, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल को, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, यह बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो अपवर्तनांक। सर इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है कि निर्वात यानी कि वैक्यूम या वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल का रेशियो क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। यानी कि वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है और किसी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, यह क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। दूसरी चीज सुनना, इससे शो किया जाता है किससे? म्यू से। किसे? म्यू से। म्यू इक्वल टू सी को शो किया जाता है किससे? निर्वात यानी कि वैक्यूम, अपॉन वी को शो किया जाता है किसमें? मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। अब मेरी बात सुनना, आप जैसे मान लीजिए मैं आपको ऐसे दे देता हूं कि आप बताओ मुझे कि ग्लास के अंदर, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, आपसे पूछ लिया सपोज। तो आप क्या करोगे? सी का मतलब क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल बताओ कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और किस मीडियम का पूछा है आपको? कांच के अंदर। तो कांच में कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखो ये तो कट गया, ये भी कट गया। अब 3/2 का मतलब कितना होता है? 1.5 मीटर। तो ये निकल के आ गया किसका? कांच का अपवर्तनांक। जैसे आपको पूछ लिया हीरे का कितना होता है डायमंड का, तो आप क्या करोगे? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड अपॉन रख दोगे उसकी वैल्यू, स्पीड ऑफ डायमंड, इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये पॉइंट हटा दिया, कितना आ गया? 100। 25 चौक 100, 25 पंजे 125, कितना हो गया? 4×5 और इसका मान होता है 2.4 म्यू। ये आ गया अपवर्तनांक, जिसको आप रटते थे, सीधे रटते थे ना। 10 में बताया था हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? कितना होता है? 2.4। ठीक है क्या? इससे निकाला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। अब बात क्या आई? सर एक बात बताओ, जैसे आपने हमको बताया था कि जैसे परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम मैंने आपको क्या बताया था? मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इस प्रकार से यहां से कोई इंसिडेंट रे आएगी, ये ऐसे चली जाएगी और यहां से नॉर्मल बनाऊंगा, ये थीटा और ये थीटा, बोले तो कोण आई इक्वल टू कोण क्या होता है? आर होता है क्या? सर वैसे इसका भी तो कोई ना कोई रूल होगा, इसके भी रूल होते हैं। और वो दिया था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्नेल। क्या नाम था उसका? स्नेल। तो स्नेल ने एक रूल दिया था, वो स्नेल ने क्या बताया था वो समझना। वो रूल पूछा जाता है आपको सीधा कि स्नेल का रूल क्या कहता है। दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं एक साथ में, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। देखो जैसे मैं मान लीजिए आपको लिखता हूं अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या नियम होता है वो समझेंगे।
जैसे मान लीजिए इस प्रकार से ये वापस मैंने क्या बनाया, लो मीडियम, ये बना दिया मैंने नॉर्मल। ये आपको पता है कौन सा मीडियम है, रेरर मीडियम है बोले तो विरल माध्यम है, और ये है डेंसर मीडियम बोले तो कैसा माध्यम, सघन माध्यम। अब देखिए यहां से कोई लाइट रे आई, जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे, लेकिन हुआ क्या, ये बेंड होगी किस तरफ, नॉर्मल की तरफ। अब मुझे एक बात बताओ, ये थीटा मान लीजिए, ये थीटा कोई ना कोई यहां पे इंसिडेंट एंगल बना है, ये थीटा मान लिया, और ये थीटा तो ये थीटा के इक्वल होगा ना। आप मुझे बताओ, ये थीटा है, ये तो ये थीटा के इक्वल होगा, है ना, लेकिन ये इसके इक्वल थोड़ी ना होगा, इसके इक्वल थोड़ी ना होगा। ये इसको बताने के लिए आया जिस साइंटिस्ट का नाम था, क्या नाम था, स्नेल। क्या नाम था उसका, स्नेल। ये बताया था कि ये थीटा। अब मेरी बात सुनना, क्या होता है, स्नेल का नियम ये कहता है कि मान लीजिए ये कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम है, ये वाला, इस सरफेस के ऊपर सेपरेट किया दो मीडियम, ये मीडियम, इसका अपवर्तनांक जो अभी आपको निकाल के बताया था म्यू, इसका, और यहां पे जो एंगल बन रहा है इनका मल्टीप्लाई इक्वल होता है किसके, इसका अपवर्तनांक यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। ये बताया था किसने, स्नेल ने। किसने बताया था, स्नेल ने। अब समझना, आपको लिख के बता रहा हूं कैसे। देखो स्नेल का नियम क्या कहता है, फर्स्ट रूल, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम यह कहना चाह रहा है कि आपतित कोण, आपतित कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल, एंगल का ज्यामान, सर ये क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। आपको पता है ना, जै किसको बोलते हैं, साइन को, कोज्या किसको बोलते हैं, कोस थीटा को, स्पर्शज्या किसको बोलते हैं, टेन को। ये भाषा है, ठीक है ना। तो साइन थीटा का ज्यामान तथा कौन सा कोण, कौन सा कोण है ये, अरे कौन सा कोण है, अपवर्तित कोण। कौन सा, अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण यानी कि जो रिफ्रैक्टिव एंगल है, एंगल का ज्यामान का साइन आर का अनुपात, का अनुपात क्या कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है। आपको ये नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको बता देता हूं। इधर देखो एक बार, मान लीजिए ये कोई मीडियम है जिसका मान है m1, मीडियम 1, और ये कोई मीडियम है, ये मीडियम कौन सा है, मीडियम 2, ठीक है क्या। मान लीजिए इसका अपवर्तनांक लिखता हूं मैं μ1 है, और इसका कितना है, μ2। कितना है, μ2। स्नेल का नियम ये कहना चाह रहा है कि μ1 और ये एंगल, ये मल्टीप्लाई, और μ2 और ये एंगल मल्टीप्लाई, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं वो समझना। ऊपर क्या लिखा है मैंने, μ1 इंटू क्या आएगा, साइन आई, इक्वल होता है किसके, μ2 इंटू साइन आर के, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, मैं यहां लिखता हूं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या हो गया, μ2 अपॉन μ1, और ये जो होता है ये होता है ओनली म्यू, और म्यू क्या होता है कि नियतांक है, बोले तो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। ये बताया था किसने, तो फाइनली क्या आ जाएगा स्नेल का नियम, साइन आई इक्वल टू साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू। ये कहना चाह रहा है स्नेल, और आपसे यही एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से स्नेल का नियम कौन सा होता है, साइन आई बटे साइन आर, या फिर साइन आई बटे साइन आई, या फिर साइन आर बटे साइन आर, या फिर साइन आई बटे साइन आर। यह कहलाता है किसका नियम, स्नेल का
नियम। सीधा क्वेश्चन आएगा, स्नेल का नियम कैसे कहते हैं? ऑप्शन में ऐसे 4 मिलेंगे आपको, आपको कौन सा टिक करना है जो आपको ऐसा मिले। कर लोगे क्या? बोलो बोलो, ऊपर ऊपर से नहीं, थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूं, बोलो कर लोगे पक्का? हाँ। और दूसरा नियम क्या कहता है वो आपको मैंने बताया था कि अगर मान लो मैं इस पूरे को एक इस प्रकार से बंद कर देता हूं तो आपतित किरण इंसिडेंट रे और परावर्तित किरण अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टिव रे और नॉर्मल तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा रूल ये कहता है, ठीक है क्या? ठीक है, हाँ बोलो, चले आगे। अब मेरी बात सुनना, इसी से ही निकल के आता है जिसको एक एंगल बोला जाता है क्रांतिक कोण, बोले तो क्रिटिकल एंगल, इससे ही निकल के आता है। अब उसको रिलेट करके पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो नेक्स्ट आया जिसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, और इसको बोला जाता है क्रांतिक कोण। और आपको याद भी होगा स्कूल के अंदर आपको रटवाया जाता था कि हीरे का क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है, याद है क्या? सीधा क्वेश्चन आता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4, और हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? 24 डिग्री। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना? उसको बता रहा हूं कैसे निकाला जाता है। देखो एक बात सुनना, ये कोई मैं मीडियम लेता हूं वापस से इस प्रकार से, और ये कौन सा मीडियम है? विरल, बोले तो रेरर। और ये कौन सा मीडियम है? सघन, बोले तो डेंसर। मैं इस प्रकार से वापस से यहां पे अभिलंब बना रहा हूं और यहां से कोई इंसिडेंट रे भेजी, इस प्रकार से भेजी। लेकिन एक बात बताओ, आप ध्यान से सुनना, ये जो इंसिडेंट रे आ रही है ये क्या होगी? नॉर्मल से दूर हट जाएगी या पास आएगी? पास आएगी, नॉर्मल के पास आएगी। क्यों? क्योंकि किससे आ रही है? रेडर से डेंसर में। लेकिन अगर मैं एक काम करता हूं, यहां से इंसिडेंट रे भेज रहा हूं, देखो यहां से, ये क्या होगी? नॉर्मल से दूर हट जाएगी। एक और भेजी, ये रही, ये भी क्या होगा? नॉर्मल से दूर हट जाएगी। एक और भेजी, ये क्या होगी? इसके ओवरलैप कर जाएगी। कर जाएगी क्या? कर जाएगी। आप मुझे बताओ इंसिडेंट रे कौन सी है? ये है या वो है? ये वाली। और जो रिफ्रैक्टिव रे है वो कौन सी है? ये वाली। क्या ये अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टिव रे इस नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है क्या? बोलो। अरे मैंने लास्ट रेस ये भेजी, ये वाली रे भेजी, ये इसके साथ में ओवरलैप कर गई और ये नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है क्या? बना रही है। और यहां से जो लाइट रे गई लास्ट वाली, उसके बीच में कोई एंगल बन रहा है क्या? बन रहा है क्या? उस एंगल को बोला जाता है सी थीटा, बोले तो क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब मेरी बात सुनना है, देखो मैं मान लेता हूं कि सर ये मीडियम 1 है और सर ये मीडियम 2 है। मैंने कहा ठीक है, मान लिया मैंने कि इसका जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये है म्यू, जो है वो कितना है? 1। कितना है? 1। अब दिमाग में आएगा सर 1 क्यों लिखा? 1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट पूछता हूं तो कितनी होगी? 10 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अपॉन में क्या आ जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कट गया पूरा, तो फाइनली कितना आया? 1। इसका मतलब वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। और इसका मान लिया मैंने म्यू है, उसका कितना माना मैंने? म्यू 1 है, और इसका क्या माना मैंने? म्यू है। ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90। और ये कौन सा एंगल है? क्रिटिकल एंगल। कौन सा है? क्रिटिकल एंगल। स्नेल ने क्या बोला था कि ये पूरा जो है, ये पूरा, ये किसके इक्वल होगा? इस मीडियम के इक्वल होगा। बोला था नहीं बोला था? अभी बोला था क्या? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो सुनना। डेफिनेशन ये होती है कि अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण बोले तो रिफ्रैक्टिव रे नॉर्मल के साथ
अभिलंब के साथ जिस समय 90 डिग्री का कोण एंगल बनाती है, उसी समय आपतित किरण द्वारा बोले तो इंसिडेंट रे के द्वारा बनाया गया कोण कौन सा कोण कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है क्या? अब मेरी बात सुनना आगे। सर यहां तक तो ठीक है। अब एक बात सुनना ध्यान से, क्या स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल के नियम अनुसार के अनुसार अब आप देखते रहना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक बात बताओ, ये है μ1 है क्या? है, ठीक। ये क्या है? एंगल 90 डिग्री। ये इसका क्या है? म्यू। और इसका कौन सा एंगल है? ये क्रिटिकल एंगल है क्या? क्रिटिकल एंगल। हमको क्या एंगल निकालना है? हम बात किसकी कर रहे हैं? क्रिटिकल एंगल की कर रहे हैं क्या? क्रिटिकल एंगल। अब मुझे एक बात बताओ, स्नेल क्या कहना चाह रहा है कि इस मीडियम का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये एंगल इसके इक्वल होता है। ये अभी बोल के गया था, क्या बोल के गया था? तो मैं एक बात बताओ, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? म्यू इंटू साइन सी। बोलो, इसको लिख सकता हूं क्या ऐसा? ये इक्वल होता है किसके? एक उसका अपवर्तनांक इंटू साइन 90। लिख सकता हूं क्या? बोलो, अभी तो बताया था स्नेल का नियम, लिख सकता हूं क्या इसको ऐसे? ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, म्यू इंटू साइन सी। आप मुझे बताओ कि साइन 90 का मान कितना होता है? एक। एक से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा? एक। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? साइन सी इक्वल टू 1/म्यू। बोलो, लिख सकता हूं इसको? लिख सकता हूं। अब मैं इसको, मुझे तो क्रिटिकल एंगल चाहिए सी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/म्यू। इसको लिख सकता हूं क्या? और यही फॉर्मूला होता है किसका? क्रिटिकल एंगल के निकालने का, जो बिना कैलकुलेटर निकालना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए जब बीएससी का एग्जाम होता है, कॉलेज का एग्जाम, तो उसको कैलकुलेटर अलाउड होता है। पता है ना आपको? होता है ना? तो आपको इसमें मात्र और मात्र ये समझाने का मतलब क्या है, आपको 3 डेटा पूछा जाएगा। वो कौन कौन सा होगा? ध्यान से सुनना। एक तो आपको इसमें क्रिटिकल एंगल का पूछा जाएगा कि बताइए कि हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है डायमंड का। तो आपको बताना है कितना होता है? 24 डिग्री। दूसरा आपको पूछा जाएगा पानी का कितना होता है, तो आपको करना है कितना? 49 डिग्री। तीसरा आपको पूछा जाएगा कि कांच का कितना होता है, तो आप कितना करोगे? 42 डिग्री। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है। वो तो समझाया है, लेकिन आप 3 डाटा याद रख सकते हो, एक ये और एक ये। इन तीनों में से आपको आएगा क्रांतिक कोण से, क्रिटिकल एंगल से, तो इन तीनों में से एक मिला आपको मिल जाएगा। तो मुझे बताओ, आप हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री। कितना होता है? 24। पानी का कितना होता है? 49। कांच का कितना होता है? 42। बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? बोलो, चले आगे? पक्का? अब इससे ही जस्ट आगे चले ना, देखो एक दूसरे से रिलेट है, अलग अलग नहीं है ये चीजें, एक दूसरे के अंदर से ही निकल रही है। अब मेरी बात सुनना, जैसे ही इसको पढ़ा वैसे ही निकल के आ गया क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो क्या होता है समझना। इसके है ना, ये जो उतार तो नहीं रहे हो अभी, इसके एग्जाम्पल भी लिखाऊंगा। देखो, एक बात बताना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन,
परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए क्या होता है, वापस से क्या करता हूं मैं, इस प्रकार से एक मीडियम बनाया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ आप, इस प्रकार से मैंने क्या किया, ये नॉर्मल बनाया। अब मुझे एक बात बताओ, अभी हमने क्या किया था, यहां से रेस भेजी थी क्या, डेंसर से भेजी थी। जो क्या हुआ, मान लीजिए ये लास्ट रेस गई और ये इसके क्या हो गई, ओवरलैप हो गई थी क्या, हो गई थी। अब मेरे पास एक टॉर्च है, मान लो मैंने यहां से कोई टॉर्च लगाई, रेस भेजी, जो इसके क्या हो गई, ओवरलैप कर गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, उस टॉर्च को धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ा रहा हूं, जैसे ये बढ़ाई, वेरी गुड, वापस आ गए। जैसे क्या किया, टॉर्च को ऊपर बढ़ाया, जैसे ही यहां से बढ़ाया, अब मुझे बताओ ये इसमें चली जाएगी क्या, फिर बढ़ाया, फिर इसमें चली जाएगी क्या, फिर से बढ़ाया, ये इसमें से चली जाएगी क्या, बोलो चली जाएगी। क्या ये जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस जा रही है क्या, जा रही है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है क्या, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चलता है। तो कहने का मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कि जब प्रकाश किरण कोई लाइट रे जिस मीडियम से आती है, जिस माध्यम से आती है, वापस उसी मीडियम में चली जाती है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है क्या। अब इधर देखना एक बार, ध्यान से गौर से देखो, एक बार देखो, हुआ ये कि मान लीजिए इस प्रकार से यहां पे कोई मिट्टी पड़ी है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो हुआ ये, यहां से इस प्रकार से कोई ऊपर ऐसे मिट्टी का बना टिल्ला, और ऊपर एक व्यक्ति इस प्रकार से खड़ा है, ठीक है। और यहां पे क्या लगा हुआ है, इस प्रकार से देखो, दिख जाएगा क्या, दिख जाएगा ये, इस प्रकार से ये लगा हुआ है, एक पेड़ यानी कि एक प्लांट लगा हुआ है, अरे प्लांट तो हरा होता है, इस प्रकार से ये पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, इसको अलग अलग सेगमेंट्स में बांट देता हूं, ऐसे, ये एक लेयर, ये दो लेयर, ये तीन लेयर, इस प्रकार से। आप मुझे एक बात बताओ कि अभी हमने दो मीडियम की बात की, एक होता है रेयर और दूसरा कौन सा होता है, सघन। आप मुझे एक बात बताओ, मिट्टी के पास में टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम, क्या होगा, ज्यादा होगा, ऊपर क्या होगा, थोड़ा कम होगा। और जहां पे आपको पता है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां गैसेज क्या होती है, कम, क्या होती है, कम। तो इस प्रकार से अगर बात करूंगा मैं, तो यहां पे जो मीडियम आएगा वो कौन सा आएगा, विरल, और ऊपर की तरफ मीडियम कौन सा होगा, सघन, बोले तो डेंसर मीडियम, और यहां पे कौन सा मीडियम होगा, रेरर मीडियम, कौन सा मीडियम, रेरर मीडियम। अब मेरी बात सुन लो, एक व्यक्ति बैठा है इस प्रकार से, इस व्यक्ति ने नजर डाली किस पे, इस पेड़ पर डाली। अब क्या हुआ आप बताओ, जैसे ही ये नजर जाएगी, तो एक बात बताओ, ये रिफ्लेक्ट परावर्तन होकर ऐसे जाएगी रेस, अरे परावर्तित तो होगी ना, वापस ऐसे चली जाएगी। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं काम करता हूं, यहां से इस प्रकार से एक नॉर्मल खींचता हूं, ऐसे। आप मुझे एक बात बताओगे, ये जब नॉर्मल बनाया, तो ये रेज डेंसर से किस में जा रही है, विरल में, तो ये नॉर्मल के पास जाएगी या दूर जाएगी, दूर जाएगी। ये जानी ऐसे चाहिए, पर ये क्या होगा,
ऐसे चली जाएगी क्या? फिर से मैं एक काम करता हूं, इस प्रकार से फिर से क्या बनाया मैंने, नॉर्मल बनाया इस प्रकार से, और जैसे ही नॉर्मल बनाया ये वापस सघन से किस तरफ जा रही है, विरल में, यानी कि डेंसर से रेरर में जा रही है। जानी ऐसे चाहिए थी, ये चली जाएगी कैसे, ऐसे दूर, और जैसे ही टकराएगी और वापस इस व्यक्ति के आंखों तक चली जाएगी क्या? लेकिन अगर मैं इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ाऊंगा, आगे की तरफ, तो आपने देखा होगा कि ये पेड़ जो है उस व्यक्ति को उल्टा दिखाई देगा और उसको लगेगा कि यहां पे क्या पड़ा है, पानी पड़ा है। क्या पड़ा है, पानी पड़ा है, और इसको बोला जाता है क्या, मिराज। क्या बोलते हैं इसको, मिराज। बोले तो मृग मरीचिका, मृग तृष्णा जो बनती है ना रोडों पे, हम देखते पानी पड़ा है, उसके पीछे ये इंसिडेंट होता है। बोलो आ गया समझ में, पक्का? बोलो कर लोगे, हाँ पक्का? अब मेरी बात सुनना थोड़ा सा और ध्यान से, देखो इसमें ही समझाता हूं। ये है, आप मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने हीरे का क्रिटिकल एंगल कितना बताया था आपको, 24, ठीक है बताया था, 24 डिग्री सर बताया, ठीक है क्या? अगर मैं हर एक डिग्री पर 90 रेज भेजता हूं, कितनी भेजी, 90, और हर एक डिग्री पर, तो मुझे एक बात बताओ, हर एक डिग्री पर एक रेज जाएगी तो 90 डिग्री तो होगा, बोलो 90 डिग्री तो होगा। हर एक डिग्री पर ऐसे भेज रहा हूं, ऐसे हर एक डिग्री पर, तो 90 रेज भेजी, तो उसमें 24 डिग्री क्या है, क्रिटिकल एंगल है हीरे का, है? तो एक बात बताओ, इसमें से अगर यहां से भेजी तो इस प्रकार से 23 तो सीधी निकल जाएगी और 24 भी ओवरलैप करेगी, अभी बताया था, है ना? और अगर मैं 24 90 में से अगर 24 घटा देता हूं तो कितना बचेगा, 66। तो 66 रेज वापस आ जाएगी क्या इसके अंदर, पानी के अंदर, ऐसे वापस आ जाएगी इसमें, और जैसे ही आएगी, मान लीजिए कोई सरफेस है, इस पे टकराएगी, और जैसे ही टकराएगी ये वापस उसका इसी एंगल पे क्या कर देगा, परावर्तन करेगा, अभी तो बताया था, करेगा। और जैसे ही परावर्तन करेगा, फिर से यहां पे कोई टकराएगी, फिर से ये परावर्तन होगा, फिर जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। इसीलिए हम जब हीरे को घुमाते हैं तो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। हीरे का चमकना किस कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बोलो कर लोगे क्या, पक्का? कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ऐसे फील ही नहीं होना चाहिए फिजिक्स चल रही है, कर लोगे? धन्यवाद, कल मिलते हैं।